Welcome back again. In the last video of the chapter number 6 of history, the changing pattern of industrialization under the British. So, in this video, we'll see about the re-industrialization. Right, de-industrialization देखा इंडिया में, अब re-industrialization कैसे हुआ? Gradually, helped by the economic forces and the determination of Indian entrepreneurs, modern industries based on the large-scale factory system began to be established in India. धीरे धीरे इकोनॉमिक फोर्सेस माने पैसा एंड डिटर्मिनेशन की वजह से माने दृढ़ निश्चय संकल्प शक्ति जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की थी, भारतीय बिजनेसमैन की, इन डिटर्मिनेशन और इकोनॉमिक फोर्सेस की वजह से मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो लार्ज स्केल फैक्ट्री सिस्टम के आधार पे मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी वो इंडिया में एस्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गया। और किसकी वजह से? नॉट बिकॉज ऑफ ब्रिटिश बट इंडियन बिजनेस एक्सपर्ट्स की वजह से। मैनी पीजेंट्स, जॉबलेस वीवर्स, spinners and others took up work in these modern factories which were located in colonial towns. कॉलोनियल टाउन्स में ऐसी फैक्ट्रीज जो थी, उस फैक्ट्री में काफ़ी ऐसे जॉबलेस पीजेंट्स, वीवर्स, स्पिनर्स उन्होंने काम लेना स्टार्ट कर दिया, काम करना स्टार्ट कर दिया। इंडियन कॉटन मिल्स की बात करें तो अ पर्टिकुलर डेवलपमेंट आउटसाइड इंडिया फर्दर स्टिम्युलेटेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैकेनाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया के बाहर एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट हो रहा था, उसकी वजह से भारत में मैकेनाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज के एस्टैब्लिशमेंट में स्टिम्युलेशन मिला, माने उसको थर्स्ट मिला, माने उसको एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला। क्या था? द सिविल वॉर इन अमेरिका in 1860s adversely affected cotton imports from the plantations of USA to Britain. 1860 में अमेरिका में जो सिविल वॉर हुआ उसकी वजह से यूएसए से जो ब्रिटेन में इंपोर्ट होता था, राइट, जो प्लांटेशन, उसमें काफ़ी गहरा असर हुआ। As a result, there was a sharp increase in India's raw cotton export to Britain. ब्रिटेन में अब रॉ मटेरियल जो जा रहा था इंडिया में से वो बहुत ही बढ़ गया, क्योंकि अमेरिका में सिविल वॉर हुआ और उसकी वजह से अमेरिका में से जो इंपोर्ट हो रहा था वो बंद हो गया। एंटरप्राइजिंग मर्चेंट्स मेड सब्सटेंशियल गेन्स इन दिस ट्रेड। जो एंटरप्राइजिंग मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, साहसिक, उन्होंने इस व्यापार में बड़ा मुनाफा कमाया। Some of them then decided to invest in setting up modern textile factories in India. उनमें से कुछ लोगों ने फिर डिसाइड किया कि भारत में ही मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया जाए। The cotton textile industry became one of the first largely Indian owned modern industries in India. भारत में अगर आधुनिक इंडस्ट्री किसी को कहा जाता है, पहली बार अगर एस्टैब्लिश हुआ तो वो थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इन 1877 जमशेदजी नुसैरवान जी टाटा एस्टैब्लिश द एम्प्रेस मिल एट नागपुर। नागपुर में एम्प्रेस मिल एस्टैब्लिश की, जो हमारे इंडिया के थे पारसी, जमशेदजी नुसैरवान जी टाटा। दिस वॉज फॉलोड बाय मोर मिल्स इन अहमदाबाद, मद्रास, बंगाल एंड पंजाब। इसके बाद अहमदाबाद, मद्रास, बंगाल और पंजाब में ज़्यादा मिल्स एस्टैब्लिश होने लगी। बाय 1900 आते तक देयर वेर अबाउट 87 कॉटन मिल्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। 1900 तक भारत में 87 ऑपरेटिंग कॉटन मिल्स थी। ऑफ दीज मोर देन हाफ वेर इन बॉम्बे। उसमें से आधे से ज़्यादा मुंबई में थी। अब ये जो पिक है वो काफ़ी फनी कंसेप्ट दिखा रहा है। एक अमेरिकन है, वो देख रहा है, राइट, क्या देख रहा है? तो मिस्टर बेल, इफ़ यू टू लाइक फाइटिंग बेटर देन बिजनेस,
आई शेल डील एट दी अदर शॉप, राइट। ये लोग बिजनेस की जगह फाइटिंग कर रहे हैं, तो ये इंसान इसको कह रहा है, कॉटन स्टोर का, ये कॉटन स्टोर लिखा है, इंडियन कॉटन डिपो, यहाँ पे इंडियन कॉटन डिपो है, ये अमेरिका, ये यूरोप का है, तो वहाँ वो लोग झगड़ रहे हैं, तो ये कह रहा है कि अगर तुम लोग झगड़ रहे हो तो मैं दूसरी दुकान में जाऊँ, तो यहाँ पे इंडियन खड़ा है ऑलरेडी बिजनेस करने के लिए, राइट। दिस कार्टून पब्लिश इन द पंच depicts how the civil war in America helped the Indian cotton industries in the 1860s. दूसरा था, the growth of cotton mills led to a demand for labor. Thousands of poor peasants, artisans and agricultural laborers moved to cities to work in these mills. कॉटन मिल्स का ग्रोथ होने लगा, उसकी वजह से लेबर की डिमांड, मजदूरों की डिमांड बढ़ने लगी और हजारों गरीब किसान, गरीब कारीगर और गरीब एग्रीकल्चरल लेबरर्स ने सिटी में जाकर ऐसी मिल्स में काम करना स्टार्ट कर दिया, तो उनकी चल पड़ी। When Indian businessmen began setting up industries in the late 19th century, they avoided competing with British cloth in Indian markets. जब इंडियन बिजनेसमैन उन्होंने लेट 19th सेंचुरी में अपनी फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश कर लिया, सेटिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने ब्रिटिश क्लॉथ, इंडियन मार्केट में जो ब्रिटिश क्लॉथ था उसके साथ compete करने का अवॉइड किया, क्योंकि तब ब्रिटिश का राज चल रहा था और जिसका राज चल रहा हो उसके सामने कंपटीशन करना ये एक मूर्खता भरा स्टेप था। ब्रिटिश क्लॉथ वॉज फाइनर एंड लेस एक्सपेंसिव। दूसरा ये भी कारण था कि बहुत ही अच्छा था और कम दाम में मिलता था, राइट। सिंस यार्न वॉज नॉट एन इम्पोर्टेंट ब्रिटिश import to India, the early cotton mills in India produced coarse cotton yarn rather than cloth. यार्न पहले ब्रिटिश का इंडिया में इंपोर्ट जो हो रहा था वो उसमें यार्न नहीं था, तो क्योंकि पहले कॉटन मिल्स ऐसी थी इंडिया में जो कोर्स कॉटन यार्न, रफली कॉटन यार्न बनाता था, रादर देन क्लॉथ काफ़ी एकदम स्मूथ होता है, तो वहाँ पे कॉटन यार्न रफली बनता था। द कोर्स यार्न प्रोड्यूस इन इंडियन मिल्स वॉज यूज्ड बाय हैंडलूम वीवर्स इन इंडिया और एक्सपोर्टेड टू चाइना। जो कोर्स यार्न बनता था इंडियन मिल्स में, राइट, वो कोर्स यार्न कौन यूज़ कर रहा था, तो हैंडलूम वीवर्स इंडिया में, हैंडलूम वीवर्स उसका यूज़ कर रहे थे और चाइना में उसका एक्सपोर्ट भी होता था। बाय द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी अ सीरीज ऑफ चेंजेस अफेक्टेड द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड आते आते, पहला दशक आते आते काफ़ी चेंजेस हुए, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की पैटर्न में चेंज आए। जैसे कि एज द स्वदेशी मूवमेंट गैदर्ड मोमेंटम, द नेशनलिस्ट मोबिलाइज्ड पीपल टू बॉयकॉट फॉरेन क्लॉथ। स्वदेशी चळवळ, स्वदेशी मूवमेंट चालू हो गया और उसको काफ़ी बड़ा मोमेंटम मिला, तो उसकी वजह से नेशनलिस्ट लोगों ने पीपल माने भारतीयों को फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट करने के लिए इंस्पायर किया। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ रादर देन जस्ट यार्न बिगेन टू अज्यूम इम्पोर्टेंस। सिर्फ यार्न नहीं, कॉटन का क्लॉथ प्रोडक्शन करने का महत्व बढ़ गया। फ्रॉम 1906 द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन यार्न टू चाइना डिक्लाइन सिंस यार्न फ्रॉम चाइनीज एंड जापानीज मिल्स फ्लडेड चाइनीज मार्केट्स। चाइनीज और जापानीज मिल्स का यार्न जो था वो चाइना के मार्केट में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आने लगा, इसीलिए 1906 में इंडियन यार्न का एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया चाइना में। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश मिल्स वेर बिजी विथ वॉर प्रोडक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ द आर्मी। पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिशर्स बिजी थे आर्मी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए प्रोडक्शन करने में। इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश क्लॉथ टू इंडिया देयरफॉर डिक्लाइन। इसीलिए ब्रिटिश का क्लॉथ जो इंडिया में इंपोर्ट हो रहा था वो कम हो गया, क्योंकि ब्रिटिश को भी चाहिए था। As the war continued, Indian factories were called upon to supply war needs like cloth for army uniforms, tents and host of other items. जैसे ही वॉर चालू हुआ
इंडियन फैक्ट्रीज को ऑर्डर दिया गया कि भाई आप आर्मी यूनिफॉर्म्स, टेंट्स और अदर आइटम्स के लिए आप कपड़ा बनाइए और उसमें से चीज़ें बनाइए. As a result of these factors, industrialists in India began to produce cloth rather than yarn. तो ऐसे फैक्टर्स के परिणाम स्वरूप भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने यार्न के बजाय कपड़ा बनाना चालू कर दिया. प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ डबल्ड बिटवीन 1900 एंड 1912. 1900 से 1912 ये 12 साल में कॉटन क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ गया और डबल हो गया. बहुत बड़ा फिगर. न्यू फैक्ट्रीज वे सेटअप एंड ओल्ड वंस रैन मल्टीपल शिफ्ट. नई फैक्ट्रीज सेटअप होने लगी और पुरानी फैक्ट्रीज एक से ज़्यादा शिफ्ट में काम करने लगी. मैनी न्यू वर्कर्स वेर एम्प्लॉयड एंड एवरीवन वाज मेड टू वर्क फॉर द लॉन्गर आवर्स. काफ़ी नए नए वर्कर्स को एम्प्लॉय किया गया क्योंकि ज़रूरत थी और सबको ज़्यादा घंटे तक काम करने के लिए कहा गया. ओवर द ईयर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन टेक्सटाइल इन इंडिया बूम्ड. उन सालों में, उन दिनों में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो भारत की टेक्सटाइल का था वो बूम हुआ, माने बहुत बढ़ गया. इंडिया वंस अगेन बिकेम अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में इंडिया फिर से लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर बन गया. एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन डी डी यू नो में पारसी बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट कोवास जी नाना बॉय दावर सेट अप द फर्स्ट कॉटन स्पिनिंग मिल इन बॉम्बे इन 1854. भारत की पहली कॉटन स्पिनिंग मिल कहाँ पे और कब स्टार्ट हुई? तो बॉम्बे में 1854 में. द फर्स्ट आयरन एंड स्टील फैक्ट्री. Establishment of iron and steel industry was the result of the vision of one man, जमशेदजी टाटा. जमशेदजी टाटा एक ऐसे इंसान थे जिसके विजन के परिणाम स्वरूप, उनकी दीर्घदृष्टि के परिणाम स्वरूप टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का सेटअप हुआ. However, it was his eldest son, Sir Dorabji Tata, who in 1907 set up a factory टिस्को, जिसका नाम था टिस्को, एट साक्ची नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स सुबर्णरेखा एंड खरकाई इन व्हाट इज टुडे झारखंड. आज के झारखंड में सुबर्णरेखा और खरकाई जैसी दो नदी के कन्फ्लुएंस में, माने जो वहाँ जो इकट्ठी होती है, राइट, उनके किनारे साक्ची नाम के शहर में टिस्को माने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी सेटअप की गई. किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े सन सर दोराबजी टाटा, जो 1907 में उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया. साक्ची located at a distance of 32 km from Kalimati station in the Bengal, that is Nagpur railway line, was seen as the ideal place to set up the steel plant. साक्ची एक ऐसा शहर छोटा सा जो बंगाल का कालीमती रेलवे स्टेशन जो था, नागपुर रेलवे में आता है, राइट, वहाँ से 32 किलोमीटर दूर वहाँ पे सेटअप किया गया था. उसको स्टील प्लांट सेटअप करने का एक बहुत ही आदर्श जगह माना जाता था और वहीं पे किया. लेटर दिस साइट वॉज नेम्ड जमशेदपुर आफ्टर जमशेदजी टाटा. और आगे जाके इतना फेमस हो गया कि जमशेदजी टाटा के पीछे इसका शहर का नाम भी जमशेदपुर हो गया. टिस्को स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग पिग आयरन इन 1911 एंड स्टील इन 1912. पिग आयरन आपको पता है ओब्लॉन ब्लॉक्स बनते हैं शुरू में, क्रूड को फर्नेस में डालते हैं. तो 1911 में वो बनाया और स्टील 1912 में बनाना स्टार्ट कर दिया. दिस वॉज द फर्स्ट इंडियन ओन्ड स्टील प्रोड्यूसिंग यूनिट इन इंडिया. भारत में किसी भारतीय की मालिकी का यह पहला स्टील प्रोड्यूसिंग यूनिट था. इन 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट. 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ. स्टील प्रोड्यूस इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड्स ऑफ वॉर इन यूरोप. यूरोप में जो वॉर हो रहा था, राइट, उसकी डिमांड थी. उस डिमांड को मीट करने के लिए ब्रिटेन में स्टील प्रोड्यूस होने लगा.
So imports of British steel in India declined and the Indian railways turned to TISCO for the supply of steel for rails. तो इसी वजह से ब्रिटिश स्टील का इंडिया में जो इंपोर्ट हो रहा था वो डिक्लाइन हो गया, कम हो गया, और इंडियन रेलवेज को स्टील चाहिए था, वो स्टील के लिए वो टिस्को के पास गए. As the war dragged on for several years, the demand of the colonial government for steel increased and TISCO became the biggest steel supplier. जैसे जैसे वॉर कुछ सालों तक चलती गई तो कॉलोनियल गवर्नमेंट की स्टील की डिमांड बढ़ती गई और टिस्को इसका बहुत बड़ा सप्लायर बनता गया. तो ऐसे इस चैप्टर में हमने देखा कि कॉलोनियलिज्म में ब्रिटिश के अंडर में भारत में इंडस्ट्रियल पैटर्न में क्या चेंज हुआ, राइट. सबसे पहले हमने ब्रिटिश का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखा, फिर भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा, और फिर कुछ इवेंट्स के चलते हमने री इंडस्ट्रियलाइजेशन भी देखा, राइट. आई होप यू गेट दिस चैप्टर वेरी वेल. स्टिल एनी डाउट यू कैन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, राइट. So with this we are ending up with the chapter. See you in the next chapter. Goodbye. Jai Hind.